हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हम इस वक्त मौजूद हैं एक दफ़ा फिर फैसलाबाद के अंदर और आज हम आपको यहां पर बताएंगे पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसके ऊपर कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक से सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क बन चुका है पाकिस्तान। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे पाकिस्तानी लोगों का कि जो पाकिस्तानी लोग जाकर सऊदी अरब में और दूसरे ममालिक में भीख मांगते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि इतने ज़्यादा पाकिस्तान में भिखारी क्यों पैदा हो गए हैं। और उसके साथ साथ हम कंपैरिजन करेंगे अपने हमसाय मुल्क भारत का कि भारत की जो इस इकॉनमी है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है और दीगर मामलात में पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त भारत का जो असर और रसूख है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लोग किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड बैंक से जो 50 के करीब जो प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं उसके नाम पर कर्जा लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा लेने वाला मुल्क बन चुका है, लेकिन लोगों की तकदीर, लोगों के हालात नहीं बदले। तो आप वैसे कैसे देख रहे हैं कि ये इतना कर्जा जो आ रहा है और लोगों पे लग नहीं रहा, क्या वजह क्या है इसकी, कहाँ जा रहा है इतना पैसा? सर देखिए, सबसे पहले ये जो इन्होंने कर्जा लिया है ना, सबसे पहले तो बंदा ये पूछता है इनसे कि ये कर्जा इतनी ज़्यादा अमाउंट में क्यों है। अभी आपने बताया पाकिस्तान नंबर 1 पे है कर्जा लेने में, नंबर 1 पे है। चलो मान लिया कर्जा लो, ठीक है। कर्जा अगर किसी मुल्क के हालात ख़राब होते हैं तो वो कर्जा लेता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इंडिया ने भी किसी दौर में बहुत हालात उसके बुरे चले गए थे और उन्होंने कर्जा लिया था और उनकी आवाम ने उनकी मदद की थी, उनकी सपोर्ट की थी, ठीक है। लेकिन सर पूछने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ही ये मुल्क क्यों है और इतना ज़्यादा कर्जा, सबसे ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान ही क्यों लेता है? सबसे पहला जो पॉइंट है, इसकी इतनी ज़्यादा अमाउंट क्यों है कर्जे की, नंबर 1 पे क्यों है पाकिस्तान? क्योंकि कुछ लोग जानते हैं, कुछ सियासतदान जानते हैं कि जब हम आएंगे तो सबसे पहले यही दावा करेंगे लोगों से कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। जो पिछले लोग गए थे वो इसको बहुत बुरी हालत में छोड़ के गए थे, खा के गए थे, बहुत बुरी हालत थी इसकी। अब अगर इसको चलाना है पाकिस्तान तो कर्जा लेना पड़ेगा। उनको आवाम को पागल बनाना आता है, जो भी पॉलिटिशियन आता है उसको पता है कि आवाम को पागल बनाना है और वो आवाम को पागल बनाता है और कर्जा लेता है। तो इससे जाहिर होता है, कर्जे की अमाउंट से बिल्कुल वाज़े जाहिर होता है कि यहाँ के पॉलिटिशियंस आवाम को पागल बनाते हैं। चंद एक के अलावा कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस भी होते हैं जो कि दावा करते हैं कि हम कर्जा नहीं लेंगे लेकिन बाद में ले लेते हैं। सर मैं इसको बुराई नहीं कहता, जिन्होंने कर्जा लेना होता है ना उनकी इतनी गंदी सोच होती है, वो पहले नहीं कहते कि हम कर्जा नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें पता है बाद में हमने कर्जा लेना है। ये लोग हमारी स्टेटमेंट कल को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे, ये दिखाएंगे कि इसकी बात में तो 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। पहले कह रहा था कि मैंने कर्जा नहीं लेना, मैंने IMF के पास नहीं जाना, मैंने वर्ल्ड बैंक के इमरान पास। खान साहब का स्टेटमेंट है ना कि मैं मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गए। बिल्कुल सर, ये आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो गए, लेकिन फ़र्क देखें, यही तो फ़र्क बताना चाह रहा हूँ कि बाकी दावा नहीं करते। दावा करने से क्या, उनका जहन पहले ही पता चल जाता है कि ये कर्जा लेंगे। इमरान खान साहब ने बड़े दिल से, बड़ी एक हिम्मत से, बड़ी एक लगन से, पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत से कि ये एक लानत है, ये एक सूद है, ये एक बुरी चीज़ है, हम इससे कर्जा नहीं लेंगे। लेकिन यानी कि बात करने का मकसद ये है कि उनकी सोच नहीं थी कि मुझे ज़रूरत पड़ सकती है कर्जा लेने की, ठीक है। तो फ़र्क ये है कि ये पहले स्टेटमेंट दे देना ही बता देता है कि कौन सा शख्स कर्जा लेना चाह रहा है और कौन सा शख्स कर्जा लेना। सबसे ज़्यादा कर्जा उन्होंने लिया, आपको ये पता होगा शायद। सर देखें, कर्जा उन्होंने सबसे ज़्यादा नहीं लिया, सबसे ज़्यादा लिया। सर देखें, मेरी बात सुने, जब किसी नए का हुकूमत आती है ना तो तब चीज़ों के रेट बढ़ चुके होते हैं, डॉलर का रेट बढ़ चुका होता है, सोने का, हर चीज़ का रेट बढ़ चुका होता है। तो जब आप पिछली हुकूमत से कंपैरिजन करते हैं तो वो आपको ऐसे लगता है कि जैसे इसने कर्जा ज़्यादा लिया है। बाकी सर बात ये है समझाने की, मेन बात कि पॉलिटिशियन जो आते हैं ना, जब ज़्यादातर जो आते हैं तो वो आवाम को पागल बनाते हैं, पागल बना के जो भी पॉलिटिशियन आता है वो कर्जा लेता है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में कर्जा लेने से पहले नंबर पर है। सर इंडिया क्यों नहीं लेता कर्जा, बाकी मुल्क क्यों नहीं लेते? उनके हमारे यहाँ लोगों को पागल बनाया इंडिया तो जाता है। कर्जा देता है, इंडिया ने तो बांग्लादेश को कर्जा दिया, श्रीलंका को कर्जा दिया, अफगानिस्तान को कर्जा दिया, इंडिया तो दे रहा, नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज को इंडिया दे रहा है कर्जा। जी सर, इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो फाइनेंशियली हमसे बहुत आगे है, ठीक है। उनमें तो वहाँ पे अंबानी जैसे और जिनकी अडानी और टाटा कंपनी जैसे और दीगर जो वहाँ पे कंपनीज है, वहाँ के लोग जो
अपनी चीज़ें चला रहे हैं तो वो तो एक एक पाकिस्तान के बराबर है। वहाँ के तो क्रिकेटर क्या नाम है, विराट कोहली जैसे अगर एक इंस्टाग्राम पोस्ट लगा दे तो कई कई उनके मिलियंस में पैसे आ जाते हैं। तो इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं है। बात बताने का मकसद ये है कि पैसे की इतनी ज़्यादा तादाद, ये जो कर्जा लिया गया है वर्ल्ड बैंक से, पाकिस्तान का पहले नंबर पर आना, ये बात को जाहिर करता है कि यहाँ के पॉलिटिशियंस इंतहाई करप्ट हैं। 50 प्रोजेक्ट आपने नाम बताए, 50 से भी सर ज़्यादा प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों की फलाह के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए लिया जाता है। एजुकेशन के लिए है, हेल्थ के लिए है, यही रोज़ी, मकान, कपड़ा, एजुकेशन, उसके बाद मेडिकल, ये तमाम सहूलियात हैं, इनके नाम पे कर्जा लिया जाता है। तो सर मैं पूछता हूँ, ये पागल किसको बना रहे हैं? उन लोगों को पागल बना रहे हैं ना, जिन बेचारों को पता भी नहीं है कि हमारे नाम पर ये लोग कर्जा ले लेते हैं और फिर अपनी लाइफ को क्या नाम है, बिल्कुल एलीट क्लास बनाने वो तो के चलो लिए। पागल लोग हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ पर। इन्होंने कभी बात की, इन्होंने कभी गवर्नमेंट से पूछा कि आपने जो कर्जा लिया वो कहाँ पर लगाया? कभी आपने या मैंने बात की इसके ऊपर? कभी नहीं बात की। तो जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, इन लोगों से पूछेंगे नहीं कि भाई जो हमारे नाम पर, हमारे रिलीफ के नाम पर कर्जा लिया था वो किधर गया, वो पैसे कहाँ पर लगाए आपने, तो ये कब होगा ऐसे? सर ठीक है, आपकी बात मैं एग्री करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट का इसमें जो भी पार्ट होता है ना, वो कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी है, वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से लिंक करता है जो कर्जा ले रहा है, या वो कर्जा किसी निचले को दिया जा रहा है, एक बड़ा पॉलिटिशियन किसी छोटे को दे रहा है, वो मुलव्वस है, सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे आपने ये लोगों का पूछा, तो ये हमारा तज़किरा पहले भी हो चुका है कि इनकी कैटेगरीज है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल जाहिल, उनसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सर ये बोले, या उनको तो बेचारों को पता भी नहीं होता कि हमारे नाम पे कर्जा लिया जा रहा है और किन किन चीज़ों की बिना पर कर्जा लिया जा रहा है, और आया कि वो कर्जा हमारे ऊपर लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा। ये कैटेगरी तो रह गई साइड पे। आप दूसरे नंबर वाली कैटेगरी की बात कर रहे हैं आप, कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो नौजवान हैं, जो जानते हैं कि हमारी फलाह बहबूद के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के नाम पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर्जा लिया जाता है, लेकिन वो हम पर लगाया नहीं जाता, तो इनका हक बनता है बोलना। तो सर ये बिल्कुल स्टेट के अंदर जो पाए जाने वाली काली भेड़ें हैं, पहले नंबर पे वो मुजरिम है, उनका जुर्म है। दूसरे नंबर पे ये हम लोग हैं। यार गलत चीज़ को गलत ना कहना वो भी जुर्म होता है। हम अगर अपनी आवाज़ नहीं ना बुलंद करेंगे, अगर अपने हक के लिए नहीं उठेंगे, तो हम खुद भी मुजरिम हैं। पहले नंबर पे मुजरिम होता है, और दूसरे नंबर पे जो जुल्म को देखता है, गलत चीज़ को देखता है, लेकिन अपने हक के लिए नहीं उठता, बेगैरत होता है, उसकी गैरत मर जाती है, वो नहीं बोलता, वो भी मुजरिम होता है। मैं सर बिल्कुल, मैं तो यही देख रहा हूँ, कोई नहीं बोलता अपने हक के लिए, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। सर बिल्कुल गैरत मर चुकी है। सर पढ़े लिखे लोग कहलवाते हैं, ये कोई एमए कर लेता है, कोई बीएस कर लेता है, किसी ने एमफिल की डिग्री कंप्लीट कर रही है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है। सर मेरे लिए वो कोई मायने नहीं है जब उसने मेरे फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं किया। हर शख्स अपने फ़ायदे के लिए काम, मुझे तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारे इल्म का क्या फ़ायदा जब तुम हक के लिए उठ ही नहीं सकते। इन करप्ट और काली भेड़ों से पूछ ही नहीं सकते कि यार ये तुम कर्जा जो तुम ले रहे हो ये हमारे ऊपर कैसे नहीं लग रहा। सर ये बिल्कुल मैं इनको ये कहता हूँ कि जो तादाद है पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की, लेकिन नहीं बोलते अपने हक के लिए, लोगों के हक के लिए, ये पूछने के लिए कि ये हमारे साथ जो तुम गलत कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो बेगैर उनकी गैरत मर चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लियर कट बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और ख़ास तौर पर भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे कि ये इस चीज़ की रोकथाम होनी चाहिए? और ये मैं तो समझता हूँ कि ये एक प्लानिंग के तहत जा रहे हैं। यहाँ से इतनी तादाद में जो लोग लेके जा रहे हैं, उसके पीछे कोई माफिया है जो उनसे वहाँ पर भीख मंगवाता है और उनको एक मुनासिब सी सैलरी देता। मुझे मेरे इल्म में ये बात आई है कि उन लोगों को सैलरी पे यहाँ से भेजा जा रहा है, वो भीख मांगते हैं और पैसे वहाँ पर जमा करवाते हैं। तो जो मुल्क की बदनामी वहाँ पर हो रही है, उसके पीछे जो लोग मुलव्वस हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? और इस चीज़ की रोकथाम कैसे हो सकती है कि ये मुल्क की बदनामी ना हो? लोग पहले ही हमें भिखारी समझते थे, जिस तरह हम लोगों से जाके कर्जा मांग रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके कर्जा मांग रहे थे। अब पाकिस्तानियों ने भी ये लोग काम शुरू कर दिया कि जी हम दूसरे मुल्कों में जाकर भीख मांगे। तो कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? इस पर क्या कहेंगे आप? सर पहली आपकी बात होती ठीक है, लेकिन वो एक पूरी एक हिस्से का एक पार्ट होता है। एग्री करता हूँ मैं आपके उस पार्ट से कि कुछ पाकिस्तान में माफिया लोग हैं, अपनी बेहतरी के लिए जैसे डंकी लगाने के लिए लोगों से पैसे लेते हैं, वैसे माफिया टाइप लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जो लोगों को पहले झांसे देते हैं कि यार तुम सेटल कर देंगे, तुमको वहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, इतनी तुम्हारी तनख्वाह होगी, अपार्टमेंट में तुम रहोगे। पहले लालच देते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उसको बहुत खुश करते हैं, बाद में उनको ले जाके एक रूम में बिठाते हैं। पहले साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छा रूम होता है, ठीक है, बाद में उसको किसी ऐसे रूम में डाल देते हैं जिसमें पहले से 10-15 बंदे हो। सर ये मैं आपको किसी
पाकिस्तानी लड़के का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ और मैं कैसे बच के निकला हूँ। तो सर ऐसे होता है, बिल्कुल ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर, ये जो जाते हैं ये बच्चे हैं, इनके पास सोच नहीं है, इनके पास अकल नहीं है कि अगर हमारे पास कुछ हुनर नहीं है, अगर हमारे पास डिग्री नहीं है, कुछ स्टडी नहीं है, अगर हम उस मुल्क में जाके उस मुल्क के लोगों को कुछ सर्व नहीं कर सकते, कुछ दे नहीं सकते, तो हम किस बिना पर बाहर जा सकते हैं? हमें किस बिना पर नौकरी मिलेगी या कोई काम मिलेगा? हमें कुछ हुनर है तो सर ये मुजरिम वो लोग भी हैं जो 2 नंबरी के तरीके से उनसे रब्ता करके चले जाते हैं बाहर। मुजरिम वो भी हैं जो ये जो माफिया लेके जाता है, लेकिन ये लोग खुद भी मुजरिम है पाकिस्तान के। फिर वहाँ जाके कोई जॉब नहीं मिलती, फिर उनको फिर बेकारी बना दिया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। और पाकिस्तान पहले ही ऑलरेडी आपने बताया बहुत बदनाम है। मैं इंस्टाग्राम रील्स देखता हूँ, टिकटॉक पे देखता हूँ, मजाक उड़ाया जाता है पाकिस्तान का कि इन लोगों ने तो मांगने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर रखा है, इनका तो प्राइम मिनिस्टर ही भिखारी है। और सर जब सोच ही भिखारियों वाली हो, सोच ही किसी को मना करने वाली ना हो कि हम आप उनके भिखारी हैं, आप उन पे डिपेंडेंट हैं, तो आप जुर्रत से बात नहीं कर सकते। फिर बदनामी होगी पाकिस्तान की, फिर पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीक़ों से तानों का शिकार किया जाएगा। तो सर ये बिल्कुल आपकी क्लियर बात है। और इसमें तीसरे नंबर पे वही बात जो मैं पहले कह चुका हूँ, स्टेट भी जिम्मेदार है, स्टेट की खामी है, स्टेट की कोताही है कि कैसे उसकी मौजूदगी में लोग इस तरह बाहर जा सकते हैं। स्टेट चेक नहीं कर सकती कि ये किस हुनर की बुनियाद पे बाहर जाता है। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं BS फिजिक्स कर रहा हूँ, मुझे अपनी जान के लाले पड़े हैं कि यार मैंने स्कॉलरशिप लेनी है, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह स्कॉलरशिप लेनी है। मुझे पता है कि यार अगर अच्छा पढ़ूंगा, मैं अगर अच्छी तरह परफॉर्म करूंगा तो फिर मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। और क्यों मुझे टेंशन है? क्योंकि वो चेक करते हैं कि बेटा इधर आओ, बताओ हमें क्या हुनर है तुम्हारे पास, ये टेस्ट क्लियर करो, ये चीज़ें क्लियर करो, हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट सो रही है, ये नहीं चेक कर सकती कि ये जिन लोगों को बाहर भिखारी बनाया जा रहा है, पहले हम उनको क्लैरिफाई करें, चेक करेंगे किस बुनियाद पर, किस हुनर की बुनियाद पर ये जा रहा है। तो स्टेट भी इसमें मुलव्वस है, वो भी मुजरिम है। फिर वो लोग जो इस तरह लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उधर जाके बाहर भिखारी बना देते हैं, बड़े बड़े माफिया, आपने बताया, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये खुद लोग, ये बच्चे नहीं है, रोती को तोती नहीं कहते, कुछ छोटे बच्चे नहीं हैं। वो लोग हैं जो जनूबी पंजाब के, मैंने देखा गरीब गुरबा लोग हैं, इनको पता ही नहीं कुछ, इनको पता कि या पाकिस्तान के अंदर रहकर हमें कुछ नहीं मिलना, तो चले उधर जाके मांगेंगे ही सही ना, तो पैसा तो मिलेगा। कोई 20, 50, 60 हज़ार रुपया इनको दिया जाता है, मेरे ख्याल में इस तरह ही है कुछ। तो वो लालच में आकर चले जाते हैं, अनपढ़ और बेवकूफ़ लोग हैं। सर अगर आप अनपढ़ और बेवकूफ़ की बुनियाद पर कह रहे हैं तो आपकी बात कुछ हद तक मानी जा सकती है, लेकिन सर अब अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है, सर फिर नहीं। सर ज़मीर तो मुलामत करता है ना बंदे का कि यार इतनी दूर जा रहे हो तुम, घर वालों को छोड़ भी मांगने। एग्जैक्टली, वो भी पराए बंदे की एक बात सुनकर। सर लेट्स सपोज आप ये कह लें कि उनको पहले नहीं बताया जाता, ये भी हम एक केस ले लेते हैं कि कुछ लोगों को नहीं बताया जाता कि तुम बाहर जाके भीख मांगोगे, लेकिन सर फिर भी उनका ज़मीर मलामत नहीं करता उनको। घर वालों को छोड़ के जा रहा हूँ, किसी थर्ड पर्सन की बात सुन के, कितनी दूर जा रहा हूँ मैं। तो सर कोई अनपढ़ भी हो ना, उसने स्कूल की चीज़ें ना पढ़ी हो, ABC तो या पहले कह चुके कि पाकिस्तानियों का ज़मीर इस वक्त मुर्दा हो चुका है। हाँ, वो मैं पहले कह चुका हूँ कि ज़्यादातर तादाद, मोर देन 90% वो लोग जो पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने हक़ के लिए नहीं बोलते, उनकी गैरत मर चुकी है। सर मुझे खुद बताएं कितने लोगों की जानें जाती हैं, लोगों पे जुल्म होते हैं। और स्टेट के अंदर मुख्तलिफ फील्ड के अंदर अगर पुलिस के अंदर कुछ गलत लोग हैं या कि बाकी अदारे हैं उनके अंदर अगर गलत लोग हैं, गलत करते हैं ना लोगों के साथ, पुलिस वाले गलत नहीं करते, मैं ओवरऑल सिस्टम को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन सिस्टम के अंदर बुरे लोग होते हैं। कोई किसी के साथ जानबूझकर उसको किसी केस में फंसा के अंदर कर देता है, कोई किसी किस्म का केस लगा देता है, तो सर हम उसके हक़ के लिए निकलते बाहर। पीछे आपने वो बच्ची का बताया था कि उसके साथ ज्यादती की। एक और वाकया हुआ है 4 तारीख को, एक हिंदू बच्ची जो है 19 साल की, उसको ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। गरीब बाप की बेटी थी, उसने शिकायत भी की थी, वो ज़िम्मेदार के पास मुलाजम था, उसने ज़िम्मेदार को शिकायत भी की थी कि मेरी बच्ची के पीछे कुछ लड़के लगे हुए हैं, लेकिन उसने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया और आखिरकार उस लड़की को मार दिया गया है। करिश्मा नामी लड़की है, ये 4 तारीख का वाकया। तो सर देख लें, वही बात फिर वही आ गई कि माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे हक नहीं है बोलने का, और इंडिया में कैसे सारे बोलते हैं। सर इधर मुस्लिम कहलवाया जाता है ना, इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, और इस्लाम में क्या कहा जाता है, हर शख्स को आज़ादी है अपने अजहार राय के इजहार की, और हर शख्स को आज़ादी अपना मज़हब चुनने की, हर शख्स को आज़ादी अपने इबादत गाहों में जाके इबादत करने की। लेकिन सर ये सिर्फ नाम की हद तक है, यहाँ बोलने नहीं दिया जाता। ये आपने जो एग्जांपल दी है
बच्ची की, हिंदू बच्ची 19 साल की थी, उसको बेचारी को कत्ल कर दिया गया नाहक। और तो क्या कसूर था उसका? तो बात बताने का मकसद ये है कि नाम रख लेने से कोई आज़ादी वाला मुल्क, वो सेकुलर मुल्क है इंडिया कहलाता है, लेकिन सर वहाँ पे सेकुलर लोगों को बोलने की आज़ादी है, उसके बाद हिंदुओं को बोलने की आज़ादी है, मुसलमान सिखों को, ईसाइयों को बोलने की आज़ादी है। तो पता ही नहीं ना किसी को भी ये कौन मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो तो पता ही नहीं होता कि कौन। वो तो यहाँ पर जो बैठे हैं ना, तो हम यहाँ पर अगर कोई क्रिश्चियन आ जाएगा या हिंदू आ जाएगा, उसकी टेबल अलग लगवाएंगे, अलग बर्तन उसको देंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं किया जाता किसी मज़हब पे। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। से ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है सर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। गैर मुस्लिम था कोई, तो ना मैंने अपने दोस्त को कहा यार पानी की बोतल देना, कहता ये ले लो, तुम ले लो, लेकिन उस आगे बंदे को ना देना। तो सर मुझे बताएं, मेरे नबी की ये तालीम थी। अगर इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का बिहेवियर आप लोगों के साथ अपनाओगे तो कभी वो आपके मज़हब की तरफ या आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मेरे नबी नॉन मुस्लिम को इज्जत दिया करते थे। वो औरत का याद है ना, जिसके लिए खड़े हो गए थे मेरे नबी, जिसका जनाजा जा रहा था, साहबा ने पूछा ये तो नॉन मुस्लिम है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इंसान तो है ना। तो सर मेरे नबी की तालीम पर नहीं है ये सिर्फ सो कॉल्ड मुस्लिम्स हैं। ये नाम रख लेने से मुल्क का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या अपना नाम मुसलमान रख लेने से इंसान मुसलमान नहीं हो जाता, बल्कि फॉलो करना पड़ता है। और दूसरी तरफ वो लोग अपने आप को सेकुलर कहलवाएं, या अंग्रेज़ों को आप देख लें, कितना अच्छा कानून है उनका, सड़कें साफ़ है उनकी, कोई सिग्नल नहीं तोड़ता, ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ता, चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरह फॉलो कर रहे हैं। आप एंड में बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तान इंडिया की इकॉनमी को देखा जाए, ओवरऑल ये सारी चीज़ों को देखा जाए, तो पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और इंडिया इस वक्त कहाँ पर है? सर पाकिस्तान की अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के लिहाज से पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों के लाले पड़े हुए हैं, लोग बेचारे भूख की वजह से मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जो अलग पीपल पार्टी है उसका कोई एक MNA या MP है, उसके घर से पता नहीं कितने करोड़ रुपया निकला है। एक औरत है, उससे काफ़ी मिलियंस रुपीज़ उनके उसके घर से बरामद हुए। उनके मुलाजमीन हैं, उनके घर से पैसे बरामद हुए। तो ये है, यानी कि अपर जो तबका है, जो अपर एलीट क्लास तबका है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो करप्शन करके अय्याशी कर रहे हैं, और नीचे वाला तबका जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है। और आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट्स यानी कि की बुनियाद पर 50 से ज़्यादा है जिनकी बुनियाद पर कर्जा लिया जाता है। सर प्रोजेक्ट इंडिया कर्जे लिए बगैर करता है। फाइनेंशियली या आप कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, मेगा प्रोजेक्ट के लिहाज से पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। देखिए, आपने बात की करप्शन की कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है कितने करप्ट हैं। और मोदी जी की तरफ अगर देखें, वो सादा सा बंदा है, वही चंद कपड़े, वही और छोटा सा घर, और सारा कुछ अपना खाना भी साथ में लेकर आता है। तो ये कितना फ़र्क है, कोई इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी इकॉनमी, इतना ज़्यादा पैसा, और ये हमारा गरीब भिखारी मुल्क, और हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके शाहाना खर्चे। तो ये कैसा बड़ा तजाद नहीं है इस चीज़ में? जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सर लाख पाकिस्तानी उस बंदे को बुरा कहते रहे, लेकिन एक उस बंदे की तारीफ मैं लाजमी करना चाहूँगा। सर वो इस तरह अय्याशियाँ नहीं करता जिस तरह ये लोग अय्याशियाँ करते हैं। वो सादा सिंपल सा बंदा है, उसकी सिंपल सी लाइफ है। कभी आपने देखा हो कि उसने क्या नाम है अपनी पूरी पार्लियामेंट को, या अपने साथ जो भी उसके वर्कर्स हैं, जो MNA MP हैं, उसके पॉलिटिशियंस उसके नीचे हैं, उनको खाना खाओ कि फ्री गवर्नमेंट की तरफ से है, या उसने खुद कुछ इस तरह का काम किया हो? सर नहीं, वो खर्चा गवर्नमेंट से नहीं लेता। सादा सा बंदा है, अपना खर्चा अलग निकालता है, कोई अय्याशी प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर आप नवाज शरीफ को देख ले, इमरान खान को देख ले, ये लोग, हाँ कोई भी हो, कुछ लिहाज से बेहतर होगा उससे, नवाज शरीफ से, लेकिन सर इमरान खान हेलीकॉप्टर पे आता था, कितने घंटे ड्यूटी देता था, आप बता सकते हैं? कितने बजे आता था? 12 बजे राउंड अबाउट आता था, 5 बजे चला जाता था। ये आपको पता है कि 4 से 5 घंटे सिर्फ मोदी जी सोते, सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते, बाकी ड्यूटी टाइम है सारा। सर वो नज़र आता है, सर वो बंदा मेहनत करता है। वो ये नहीं कि इन लोगों की तरह याशियाँ कर ली, हेलीकॉप्टर पे घूमने चले गए, एक जगह से दूसरी जगह छोटा सा सफ़र हेलीकॉप्टर पे करना है, और अगर कहीं जगह जाना है तो गाड़ियों का प्रोटोकॉल है और पूरा रोड ब्लॉक किया जा रहा है। सर वो ऐसा बंदा नहीं है, वो काम करता है और काम करके दिखाता है। इन लोगों की तरह अय्याशियाँ नहीं। सर कंपैरिजन नहीं बनता। ये इमरान खान चलो मान लेते हैं ये नहीं करप्ट, लेकिन इसके साथ लोग कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। वो जो बुशरा थी वो कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई? वो गोगी जो था, गोगी थी जो, वो कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई? सर
तो बात बताने का मकसद ये है, उस बंदे के साथ कंपैरिजन नहीं, उसके घर वाले देखें, उसकी बहन देखी है सर, वो सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं, नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं। तो सर ये उसके उस बंदे के साथ कंपैरिजन नहीं। आप लाख इख्तलाफ करते रहें, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मुसलमानों के साथ जुल्म किया है, ये वो जाहिल लोग बातें करते हैं जिनको फैक्ट्स और फिगर्स का नहीं पता होता। आप उसकी ज़िंदगी से मुझे उठा के दिखा दें, ये याशी कर रहा है, ये हेलीकॉप्टर में यहाँ से लेके छोटा सा सफ़र है, छोटा सा फासला है और ये हेलीकॉप्टर पे तय कर रहा है, या उसके पार्लियामेंट के बाद क्या नाम, पार्लियामान के बाद, लोकसभा के बाद याशियाँ हो रही हैं अपने वो क्या नाम है MNA MPs के साथ, पॉलिटिशियन के साथ, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। सर मैं इनकी वीडियो दिखा सकता हूँ, नवाज शरीफ लोगों की गवर्नमेंट के पैसे पे याशियाँ कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, बाहर के टूर कर रहे हैं, ये वो लोग हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान और इसके जो भी साथ इसके लोग थे। सर तो ये कंपैरिजन नहीं बनता नरेंद्र मोदी के साथ इनका। बहुत शुक्रिया शोएब भाई, आपने हमेशा की तरह हमें इम्प्रेस किया है। आपके जो विचार हैं, आपके जो व्यूज़ हैं, ये अगर सारे पाकिस्तानियों के इसी तरह के व्यूज़ हो जाए, सारे पाकिस्तानी यूथ इसी तरह सोचे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान भी भारत की तरह हम तरक्की कर सकते हैं, हम भी दुनिया में हमारा भी एक मुकाम बन सकता है, हम भी कह सकते हैं फ़ख्र करके हम भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन अभी मुझे ये इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप जैसे मेरे ख्याल में चंद लोग होंगे जो इस GC यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके ये जो व्यूज़ हैं ये आगे जाएं, आप दूसरे लोगों को भी एजुकेट करें, इस बारे में बताएं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच।